कार्यक्रम का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो दास्तान गोई से मुताल्लिक़ है। एक पुराना फ़न जो तकरीबन मर रहा था, अब उसका दोबारा रिवाइवल हो रहा है। और दास्तान गोई आप सब समझते हैं कि गांव के चौपाल से लेकर दादी की गोद तक कहानियाँ हमारे साथ सफ़र करती हैं। वो कहानी जो औकाफ की परी से शुरू होती है और गांव के लकड़हारे तक चलती है, दादी माँ की कहानियाँ हों या बड़े किसी कहानीकार की कहानी हो, वो सब हमारे जहनों में रहती हैं। ऐसा ही एक इस मंच पर उस कहानी को लेकर, कहानी नाटक कोई भी आप सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, हिंदी साहित्य में आप जानते हैं कि रस, नवरस जो कहलाते हैं, उसमें तमाम रस होते हैं। जब किसी मलिका की बात हो रही हो तो श्रृंगार रस आपके सामने आ जाता है। जब उसकी लड़ता हुआ कोई बहादुर सामने आता है तो वीर रस सामने आ जाता है। जब उसके आंसू आते हैं तो करुणा सामने आ जाता है। जब कोई किलकिला के हंस पड़ता है तो हंसिया रस सामने आ जाता है। कोई गवास्कर भी है, अद्भुत भी है, भावना भी है, भयंकर भी है। सारे रस जो है वो जिंदगी के रस हैं। और यही इस फन को दोबारा, क्योंकि यहाँ भाषा का बात हो रही है, लैंग्वेज की बात हो रही है, मुख्तलिफ ज़बानों की बात हो रही है, और हिंदी में ये पुरानी कथा कहना, कहानी कहना, दास्तान गोई जो कि पर्शियन से उतर कर हमारे वहाँ तक पहुँचा। और आज इस मंच पर हम उसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट मेरी वो ये है कि यहाँ जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो वहाँ बैठे थे, आपके साथ बैठे थे, तो इनको परखने के बजाय उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए। आ रहे हैं आपके सामने दास्तान पेश करने के लिए। ये कभी हो ही नहीं सकता देवेंद्र लाल जी। रफीकुद्दीन वकील की वाणी में आग्रह था, कहने पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव। उन्होंने फिर दोहराया, ये कभी नहीं हो सकता देवेंद्र लाल जी। देवेंद्र लाल ने जैसे उनके इस आग्रह को कबूलते हुए पर अपनी लाचारी जताते हुए कहा, सब लोग चले गए, आपसे मुझे डर नहीं, बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार इंसान को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है, तब फिजाएं कुछ और होती है। हर कोई हर किसी को शुभे की नजर से देखता है और खामोखा दुश्मन बन जाता है। आप तो मोहल्ले के सरबराह हैं, पर बाहर से आने जाने वालों का क्या ठिकाना है? आप तो देख ही रहे हैं कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं। रफीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, अरे नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी। कोई बात है भला, आप अपने ही शहर में घर बार छोड़कर बनागर्जी हो जाएं? हम तो आपको जाने न देंगे, बल्कि जबरदस्ती रोक लेंगे। भाई, मैं तो इसे मेजॉरिटी का फर्ज मानता हूं कि वह माइनॉरिटी की हिफाजत करे और उन्हें घर छोड़ छाड़ कर भागने ना दे। हम पड़ोसी की हिफाजत ना कर सके तो इस मुल्क की हिफाजत क्या खाक करेंगे? और मुझे पूरा यकीन है, बाहर की तो खैर बात ही क्या, यही पंजाब में ही कोई हिंदू भी, जहां उनकी बहुतायत है, ऐसा ही सोच और कर रहे होंगे। आप न जाइए, न जाइए, आपकी हिफाजत का जिम्मा मेरे से, बस। देवेंद्र लाल के आसपास के हिंदू परिवार एक एक करके कहीं खिसक गए थे। होता ये कि जब कभी दोपहर या शाम उनका सामना होता तो देवेंद्र लाल पूछते, कहो लाला जी, पंडित जी, बाऊ जी, क्या सलाह बढ़ाई है आपने? तो उनका उत्तर आता, जी सलाह क्या बढ़ानी है, यही रह रहे हैं, देखी जाएगी। पर अगले ही दिन देखते वह चुपचाप कहीं खिसक गए हैं, कोई लाहौर से बाहर और कोई लाहौर में ही हिंदुओं के मोहल्ले में। देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन में पुरानी दोस्ती थी और एक एक आदमी के चले जाने पर उनमें चर्चा होती थी। अंत में जब एक दिन देवेंद्र लाल ने जताया कि वह भी चले जाने की बात पर विचार कर रहे हैं, तब रफीकुद्दीन को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देवेंद्र लाल जी, आप भी? रफीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देवेंद्र लाल रह गए। तब ये हुआ कि खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आए भी तो पहले से ही इत्तला की जाएगी और हिफाजत का इंतजाम भी, चाहे जैसे भी। देवेंद्र लाल की स्त्री तो पहले ही जान पाई गई हुई थी।
उन्हें लिख दिया गया अभी ना आए वही रहे। अब रह गए थे देवेंद्र लाल और उनका पहाड़िया नौकर संतू। किंतु यह व्यवस्था भी कुछ ज्यादा दिन नहीं चली। चौथे ही दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा संतू भी भाग गया है। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी और धोने को बर्तन उठा ही रहे थे कि अचानक रफीकुद्दीन ने आकर खबर दी, सारे शहर में मारकाट हो रही है। रफीकुद्दीन के मकान के बाद मुजंग का अड्डा पड़ता था। खबर आई थोड़ी ही देर में हत्यारों के गिरोह बंद कर निकलेंगे। समय ज्यादा नहीं बचा था। अपनी जरूरत का सारा सामान उठा ले, मुसीबत टल जाएगी तो वापस लौट आएंगे। कीमती सामान कुछ था नहीं। गहना छन्ना स्त्री के साथ सब जलंधर गया था। रुपया थोड़ा बैंक में था और ज्यादा फैलाव कुछ उन्होंने किया नहीं था। यूं तो गृहस्थ को अपनी गृहस्थी की हर चीज कीमती मालूम होती है। देवेंद्र लाल कुछ ही घंटों बाद ट्रक बिस्तर के साथ रफीकुद्दीन के यहाँ जा पहुंचे। तीसरे ही पहर खबर आई हुल्लड़ मुजंग में आ पहुंचा है। देखते ही देखते देवेंद्र लाल की निर्निमेष आंखों के सामने उनके घर का ताला तोड़ दिया गया और जो कुछ था सब लूट गया। रात आग की लपटें चारों तरफ उठने लगी और भादों की उमस धुआं खाकर और भी गलाघोटू हो गई थी। रफीकुद्दीन भी आंखों में पराजय लिए चुपचाप देखते रहे। केवल एक बार उन्होंने कहा, यह दिन भी था देखने को, और वो भी आजादी के नाम पर। या अल्लाह। पर खुदा जिसे घर से बाहर निकालता है उसे फिर गली में भी बना नहीं देता। देवेंद्र लाल घर से बाहर तो आ जा ना सकते। रफीकुद्दीन ही आते जाते, घूम घाम आते, बाजार कर आते और शहर भर की खबरें ले आते। घर आकर देवेंद्र लाल को सुनाते और दोनों बैठकर बहुत देर तक देश के भविष्य पर आलोचना किया करते हैं। देवेंद्र लाल ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया, लेकिन बाद में पहचानने लगे कि रफीकुद्दीन की बातों में कुछ चिंता का और कुछ एक और पीड़ा का भी स्वर है, जिसे वह नाम नहीं दे पा रहे हैं। क्या वह थकान है, या फिर उदासी, या विरक्ति, या पराजय, न जाने क्या है। शहर तो वीरान हो गया था, जहां तहां लाशें सड़ रही थी। घर लुट चुके थे और अब जल रहे थे। शहर के एक नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग पहुंचे, ये प्रार्थना लेकर कि वो मोहल्लों में जाएं। लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनके कहने का असर होगा और मरीज भी वो देख सकेंगे। वे दो मुसलमान नेताओं के साथ निकले। 2-3 मोहल्ले घूमकर एक मुसलमानों की बस्ती में पहुंचे। वहां स्टेथोस्कोप निकालकर एक मरीज को देखने झुके कि पीछे से मरीज के ही एक रिश्तेदार ने पीठ में छुरा भोंक दिया। जहर भरा विषाक्त वातावरण, दुश्मनी और घृणा के चाबुक से तड़फड़ाते हिंसा के घोड़े, विष फैलाने को संप्रदायों के संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। देवेंद्र लाल को कभी कभी लगता कि वो और रफीकुद्दीन ही गलत है, जो चुपचाप बैठे हुए हैं, जबकि आसपास सब कुछ भड़क रहा है, उफल रहा है, झुलस और जल रहा है। और फिर वो लक्ष्य करते कि वो अस्पष्ट सा स्वर जो वो रफीकुद्दीन की बातों में पाते थे, धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। एक लज्जित सी रुखाई का स्वर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अनुमानित सीमा के पास के एक गांव में कई 100 मुस्लिम परिवारों ने सिखों के एक गांव में शरण पाई। अंत में जब वहां उनके लिए संकट की स्थिति पैदा हो गई, तो गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचाने का निर्णय किया, जहां से वो सुरक्षित मुसलमान इलाकों में जा सके। और 200-250 लोग किरपाने निकालकर उन्हें घेरे में लेकर स्टेशन पहुंचा आए। किसी को कोई क्षति नहीं हुई। घटना सुनकर रफीकुद्दीन ने कहा, देखिए ना, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। फिर यहाँ तो पूरा गांव था, फिर भी उन्हें हारना पड़ा। लेकिन एक बात की दाद देनी होगी, उन्होंने अंत तक निभाया, उन्हें सुरक्षित पहुंचा आए।
देवेंद्र लाल ने हामी भरी, लेकिन सहसा पहला वाक्य उनके स्मृति पटल पर उभर आया। आखिर तो लाचारी होती है, अकेले आदमी को झुकना ही पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नजर से रफीकुद्दीन की ओर देखा, लेकिन वो बोले कुछ नहीं। दोपहर में 6-7 आदमी रफीकुद्दीन से मिलने आए। रफीकुद्दीन ने उन्हें अपनी बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर लिए। पूरे 2-3 घंटे बातें हुई। सारी बातें प्राय धीरे धीरे ही हुई, पर बीच में एक आध वाक्य ऊंचा उठ जाता और देवेंद्र लाल के कान में पड़ जाता। बेवकूफी, गद्दारी, मजहब। वाक्यों को पूरा करने की कोशिश देवेंद्र लाल ने ही जानबूझकर नहीं करी। और मेहमानों को विदा करके जब 2-2.5 घंटे बाद रफीकुद्दीन बाहर आए तो उनसे लपक कर पूछने की अपनी स्वाभाविक प्रेरणा को भी उन्होंने दबाया। लेकिन जब रफीकुद्दीन खींचा हुआ सा चेहरा झुकाए, उनकी ओर बिना देखे, उनसे बिना एक शब्द कहे उनकी बगल से भीतर जाने लगे, तब उनसे रहा नहीं गया। वो बोले, क्या बात है रफीक साहब, सब खैर तो है? रफीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उनकी तरफ आंखें झुका दी। अब देवेंद्र लाल ने कहा, मैं समझता हूं कि मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है और खतरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग। लेकिन आप मुझे जाने दीजिए, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। आपका एहसान मैं। रफीकुद्दीन ने दोनों हाथ देवेंद्र लाल के कंधों पर रख दिए। कहा, देवेंद्र लाल जी। उनकी सांस तेज चलने लगी, फिर वे सहसा भीतर चले गए। लेकिन रफीकुद्दीन के कहने के बाद भी देवेंद्र लाल ने खाने के वक्त फिर से सवाल उठाया। बोले, आप खुशी खुशी न जाने देंगे तो मैं चुपचाप ही निकल जाऊंगा। लेकिन उन्होंने आपसे कहा क्या? धमकियां देते रहे, और क्या। फिर भी क्या धमकी आखिर? धमकी की भी क्या होती है क्या? उन्हें शिकार चाहिए, हल्ला करके ना मिलेगा तो आग लगा कर लेंगे। ऐसा? तभी तो मैं कहता हूँ, मैं चला, अकेला आदमी हूँ, कहीं भी निकल जाऊंगा। आप घर बार वाले आदमी, ये लोग तो सब कुछ तबाह कर डालने पर तुले हुए हैं। गुंडे हैं बिल्कुल। मैं आज ही निकल जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? आखिर आपको जाने से हम ही ने रोका था, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आपने भला सोचकर ही रोका था, लेकिन उसके आगे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जाएंगे कहाँ? देखा जाएगा। नहीं, ये नामुमकिन बात है। लेकिन बहुत बहस के बाद तय हुआ कि देवेंद्र लाल वहां से टल जाएंगे। रफीकुद्दीन और कहीं पड़ोस में अपने एक और मुसलमान दोस्त के यहाँ पर देवेंद्र लाल के रहने का प्रबंध कर देंगे। वहां रहकर तकलीफ तो होगी, पर खतरा नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र लाल घर में रहेंगे और जान की हिफाजत बनी रहेगी। तब तक कोई और उपाय सोचा जाएगा वहां से निकलने का। देवेंद्र लाल शेख अताउल्लाह के अहाते के अंदर पिछली तरफ पेड़ों की झुरमुट में कियार में बनी हुई एक गिराज में पहुंच गए। ठीक गिराज में तो नहीं, गिराज के बगल में एक कोठरी थी, जिसके सामने दीवारों से घिरा एक छोटा सा आंगन था। पहले शायद किसी ड्राइवर के रहने के काम आती है। कोठरी में ठीक सामने और गैराज की तरफ के किवाड़ों को छोड़कर खिड़की वगैरह नहीं थी। कोने में एक खाट पड़ी थी, आले में एक लोटा, फर्श कच्चा मगर लिपा हुआ था। गैराज के बाहर लोहे की चादर का एक मजबूत फाटक था, जिसमें ताला पड़ा रहता। फाटक के अंदर ही कच्चे फर्श में एक गड़ा सा खुदा था, जिसके एक और चूना मिली मिट्टी का ढेर और एक मिट्टी का लोटा देखकर गड़े का उपयोग समझते देर न लगी। देवेंद्र लाल का ट्रंक और बिस्तर जब लाकर कोठरी में रख दिया गया और बाहर आंगन में फाटक बंद करके उसमें भी ताला लगा दिया गया, तब थोड़ी देर वे हतबुद्धि खड़े रहे। ये है आजादी। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी क्योंकि वे आजादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपनों को तन्हाई कैद कर रहे हैं क्योंकि वे आजादी के लिए ही लड़ाई रोकना चाहते हैं। उफ! अब मानव प्राणी का स्वाभाविक वस्तुवाद जागा और उन्होंने कोठरी, गैराज और आंगन का निरीक्षण कुछ इस दृष्टि से किया कि वे अपने लिए क्या क्या सुविधाएं जुटा सकते हैं। गैराज ठीक है, थोड़ी सी दुर्गंध होगी, ज्यादा नहीं। बीच का किवाड़ बंद रखने से कोठरी में नहीं आएगी। नहाने का तो सवाल ही नहीं उठता, पानी शायद हाथ मुंह धोने को काफी हो जाया करेगा।
कोठरी ठीक है, रोशनी नहीं है, पर पढ़ने लिखने का तो सवाल ही नहीं उठता। हालांकि थोड़ी सी रोशनी आंगन से प्रतिबिंबित होकर आ जाती है, क्योंकि आंगन के इस कोने में सामने के मकान से थोड़ी सी रोशनी आती थी, बल्कि यहाँ खड़े होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सके, पर पढ़ने को तो कुछ था ही नहीं, ये उन्हें याद ही नहीं था। देवेंद्र लाल ये सोचते रहते कि भाई क्या क्या चल रहा है। फिर पढ़ने लिखने का तो उनको ख्याल ही नहीं रहा। फिर सोचते सोचते वो ठिठक गए। सरकारी कैद में तो गा चिल्ला भी सकते हैं, पर यहाँ तो चुप रहना होगा। उन्हें याद आया, उन्होंने कहीं पढ़ा था जेल में अक्सर लोग बिल्ली, गिलहरी आदि से दोस्ती करके अपना अकेलापन दूर कर लेते हैं। वो भी ना होता तो मकड़ी या चींटी का अध्ययन करके। मच्छरों से भी बददुआ हो सकता है, यह उनका मन मानने के लिए तैयार। वे आंगन में खड़े होकर आकाश देखने लगे, आजाद देश का आकाश, और नीचे से स्वागत में जलते हुए घरों का धुआं, धूपेन धाप्यामः, लाल चंदन रक्त चंदन। अचानक उन्होंने आंगन की दीवार पर एक छाया देखी। एक बिलार बैठा था। उन्होंने उसे बुलाया, आओ आओ, पर वह वही टकटकी लगा के म्याऊं म्याऊं करके उन्हें एक स्थिर दृष्टि से देखता रहा। जहां बिलार आता है वहां अकेलापन नहीं। देवेंद्र लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तरा बिछाया और थोड़ी ही देर में निर्बंध भाव से सो गए। दिन छिपे के वक्त एक ही बार खाना आता था। उसी समय गराज और कोठरी के लोटे भी भर दिए जाते। लाता था एक जवान लड़का। निश्चित ही वह नौकर नहीं था, शायद शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिल्कुल नहीं था। पहले ही दिन देवेंद्र लाल ने पूछा था कि भाई शहर का क्या हाल है, तो उसने इन्हें अजनबी दृष्टि से देख लिया था। फिर पूछा अभी अमन हुआ है या नहीं, तो उसने नकारात्मक सर हिला दिया था। फिर पूछा और सब खैरियत, तो फिर उसने सिर हिलाया था हाँ। यूं तो वो खाना तो वक्त के लिए काफी होता था, पर एक बार आता तो एक बार खा लेना चाहिए, यह सोच के देवेंद्र लाल डट के खा लेते और बचा कुचा खाना वो बिलार को डाल देते थे। बिलार भी उनसे खूब हिल मिल गया था। हड्डी पट्टी लेकर इधर उधर खेलता रहता और जब ऊब जाता तो देवेंद्र लाल के पास आकर म्याऊं म्याऊं करके उनके आसपास ही घुरघुराने लगता। इस तरह शाम कट जाती थी, रात घनी हो जाती थी। तब देवेंद्र लाल सो जाते थे। सुबह उठकर आंगन में कुछ वर्जिश कर लिया करते ताकि शरीर ठीक रहे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकड़ों से खेलते, कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाली गौरैया देखते, तो कभी दूर से कबूतरों की गुडरगू सुनते। कभी सामने के घर से शेख जी के घरों की आवाज भी आती थी और कुछ ही दिन में वो घर के लोगों के जीवन और व्यक्तियों से परिचित हो गए थे। एक भारी जनाना आवाज थी शेख साहब की स्त्री की, और एक तीखी जनाना आवाज जिसके स्वर में वय का खुदरापन था, शायद घर की कोई बुजुर्ग स्त्री। और था एक विनीत युवा स्वर जो कि प्रायः पहली आवाज की जैबू नहीं जैबू के पुकार के उत्तर में बोलता था, और इसीलिए शेख साहब की लड़की जैबुन निसा का स्वर था। दो मर्दानी आवाजें भी सुन पड़ती थी। एक तो आबिद मियाँ की जो कि शेख साहब का लड़का हुआ, वही जो खाना लेकर आता है, और एक बड़ी भारी और चर्बी से चिकनी आवाज जो कि शेख साहब की अपनी आवाज है। इस आवाज को देवेंद्र लाल सुन तो सकते, लेकिन इनकी बातों के शब्दाकार कभी पहचान में ना आते। दूर से तीखी आवाजों के बोल ही स्पष्ट समझ आते हैं। जयगुन्निसा की आवाज से देवेंद्र लाल का लगाव था। वह घर की युवती लड़की की आवाज थी, इस स्वाभाविक आकर्षण से ही नहीं, वह विनीत भी थी इसलिए। जयबू के बारे में अपने मन में चल रहे ऊहापोह को एक रोमानी खिलवाड़ कहकर देवेंद्र लाल अपने आप को कभी कभी थोड़ा झिड़क भी लिया करते थे। पर वे अक्सर ये भी सोचते
कि क्या ये आवाज भी लोगों के दिल में फिरका परस्ती का जहर भरती हो? शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर में हेड क्लर्क हैं। उन्हें यहाँ आते समय रफीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिसियों का घर तो सुरक्षित होता है। वो बात तो ठीक है, लेकिन सुरक्षित होता है इसीलिए बहुत से उपद्रवों की जड़ भी होता है। ऐसे घर में लोग जहर फैलाने वाले हो तो जम्हा कैसा? खाना खाते समय वो यही सोचते कि खाना किसके हाथ का बना होगा, परोसा किसने होगा। सुनी हुई बातों से उन्हें मालूम था कि शायद खाना बनाने का जिम्मा तो उस खुरदुरी आवाज वाली स्त्री का था, पर परोसना शायद ज़िबुन्निसा के जिम्मे था। यही सोचते सोचते देवेंद्र लाल खाना खाते और कुछ ज्यादा ही खा लेते। खाने में बड़ी बड़ी मुसलमानी रोटियों के बजाय छोटे छोटे हिंदू फुलके देखकर देवेंद्र लाल के जीवन की एक रास्ता में थोड़ा परिवर्तन आया। आज खाने में मांस तो था, पर साथ में रबड़ी भी थी, जबकि मीठे के नाम पर एक आध बार शाही टुकड़ा और एक बार फिरनी आई थी। अभी जब खाना रखकर चला गया तो देवेंद्र लाल एक क्षण उसकी ओर देखते रहे। उनकी उंगलियां फुलकों से कुछ खेलने सी लगी। एक पल के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आंखों के सामने से दौड़ गया। उन्होंने दो एक फुलके उठाए, फिर रख दिए। हठात वे चौंके। तीन एक फुलकों के तह के नीचे एक कागज की पुड़िया रखी थी। देवेंद्र लाल ने पुड़िया खोली। पुड़िया में कुछ नहीं था। देवेंद्र लाल फिर उसे मसल कर फेंक देने वाले ही थे कि अचानक हाथ ठिठक गया। उन्होंने कोठरी से आंगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुर्जा देखा। उस पर कुछ लिखा था, केवल एक सतर वाक्य, खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। देवेंद्र लाल ने कागज की चिंदियां की, चिंदियों को मसला, कोठरी से गराज में जाकर गड्ढे में डाल दिया। फिर आंगन में लौट आए और टहलने लगे। मस्तिष्क ने कुछ नहीं कहा, सन्न रहा। केवल एक नाम खोया सा उनके दिमाग में चक्कर काटता रहा, जयबू, जयबू, जयबू। थोड़ी देर बाद आकर वे फिर अपने खाने के सामने खड़े हो गए। ये देवेंद्र लाल का खाना है, उनके मित्र के यहाँ से नहीं तो मित्र के यहाँ से तो आया है, उनके मेजबान के, उनके आश्रयदाता के, जयबू के पिता के। कुत्ता यहाँ कहाँ है? देवेंद्र लाल टहलने लगे। अचानक दीवार पर छाया सरकी। बिलार बैठा था। देवेंद्र लाल ने बिलार को बुलाया। वह लपक कर उनके कंधे पर आ रहा। उन्होंने उसे गोद में लिया और पुचकारने लगे। फिर गोदी में उठाकर कोठरी में ले गए और धीरे धीरे बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान, मैं शेख साहब का, है ना? और जो वो मेरे साथ करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। चाहता नहीं, पर करने जा रहा हूँ। वे भी चाहते हैं कि नहीं पता नहीं, यही तो जानना है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ वो करने वाला हूँ जो वो मेरे साथ पता नहीं चाहते हैं कि नहीं। नहीं नहीं, सब गड़बड़ हो गई। अच्छा सुनो, रोज मेरी झूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा। हाँ ये ठीक है, लो खाओ। बिलार ने मांस खाया, हड्डी झपटना चाहता था, पर देवेंद्र लाल ने उसे गोदी में लिए ही रबड़ी खिलाई। वह सब चाट गया। देवेंद्र लाल उसे गोदी में लिए सहलाते रहे। जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है, खाद्य अखाद्य का, वरना वो बचते कैसे? सब जानवरों में होता है। और बिल्ली तो शायद सबसे ज्यादा सहज ज्ञान के सहारे जीने वाली है, तभी तो वो कुत्ते की तरह पतली नहीं। बिल्ली जो खा ले वह सर्वथा खाद्य है। यूं बिल्ली सड़ी मछली खा ले जो इंसान न खाए वो और बात है। सहसा बिलार जोर से गुस्से से चीखा, फिर उछलकर गोद से बाहर जा कूदा। चीखता बुराता सा कूदकर दीवार पर चढ़ गया और गिराज की छत पर जा पहुंचा।
वहां से थोड़ी देर उनकी कानों में अपने आप से लड़ने की आवाजें आती रही। फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणत हुआ। एक करुण रियाहट में, एक दुर्बल चीख में, एक बुझती हुई सी कराह में, फिर सहसा चुप हो जाने वाली एक लंबी सांस में। मर गया। देवेंद्र लाल की आंखें खाने को देखती रही। वहां कुछ साफ साफ दिखता हुआ सो नहीं, पर उनकी आंखें निष्पन्न खाने की तरफ देखती रही। आजादी, भाईचारा, देश, राष्ट्र। एक ने कहा कि हम जोर करके रखेंगे और रक्षा करेंगे और घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय दिया और विष भी, और साथ में चेतावनी कि विष दिया जाना है। देवेंद्र लाल का मन ग्लानि से उमड़ आया। इस धक्के को राजनीति की भुरभुरी रेत की दीवार के सहारे नहीं, दर्शन के सहारे ही झेला जा सकता था। देवेंद्र लाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, बल्कि अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। देवेंद्र लाल ने खाना उठाकर बाहर आंगन में रख दिया। 2 घूंट पानी पिया, फिर टहलने लगे। तनिक देर बाद कोठरी में आकर अपनी सारी चीजों को देखा। ट्रंक खोलकर अंदर की चीजों को एक सरसरी नजर से देखा। फिर ऊपर के खाने से 2 एक कागज, 2 फोटो, एक सेविंग बैंक की पासबुक और एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर एक काले शेरवानी नुमा कोट की जेब में रखकर कोट पहन लिया। आंगन में आकर एक क्षण भर कान लगाकर सुना। फिर वे आंगन की दीवार फांदकर बाहर सड़क पर निकल आए। वे स्वयं नहीं जान सके कि कैसे। इसके बाद की घटना नहीं है। घटनाएं तो सब अधूरी होती है, पूरी तो कहानी होती है। घटनाओं की संगति मानव पर किसी शक्ति से, कह लीजिए काल या प्रकृति या दैव या संयोग या भगवान की रचाई हुई संगति होती है, तभी तो मानव को सहसा नहीं भी दिखती। इसके बाद जो कुछ हुआ, जैसे हुआ, वो बताना जरूरी नहीं है। बस इतना बताने से काम चल जाएगा कि 1.5 महीने बाद देवेंद्र लाल अपना पता लेकर अपने घर वालों का पता लेने के लिए दिल्ली रेडियो से अपील करवा रहे थे। तभी अचानक एक दिन उन्हें लाहौर की मोहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली। आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख बनाती हूँ कि जिनके नाम आपने रेडियो पर अपील की है, वे सब सलामती से आपके पास पहुँच जाए। अब्बा ने जो किया या करना चाहा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और ये भी याद दिलाती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है। सिर्फ ये इंतजा करती हूँ कि अगर आपके मुल्क में कोई अल्पसंख्यक, कोई मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा। इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। खुदा हाफ़िज़।